हेलो स्टूडेंट, आज जैसे कि पिछले दो भागों से हम पढ़ रहे थे व्याकरण पाठ समास। आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण पाठ समास का भाग तीसरा। और हम अगला प्रकार देखते हैं। पिछले भाग में हमने कर्मधारय समास को देखा अच्छी तरीके से। आज हम उसका तीसरा प्रकार द्विगु समास को पढ़ने जा रहे हैं। अब जब ये वीडियो आप देखेंगे तो मैं चाहूंगी कि आप हर कोई व्याकरण की पुस्तिका साथ में लेकर बैठे, ताकि जब मैं आपको समझा रही हूँ इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपको क्या करना है कि अपने व्याकरण पाठ की पुस्तिका से इन परिभाषाओं को फिर से पढ़ना है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि व्याकरण के वीडियो देखते समय आपको व्याकरण की पुस्तक सामने रखनी है और दोनों को साथ में लेकर देखना है, पढ़ना भी है और वीडियो को भी देखना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में पूर्व पद, कैसे पहचानोगे कि आप ये द्विगु समास है? प्रश्न तो पढ़ रहा होगा। तो इसकी पहचान क्या है कि जिस समास में पूर्व पद, अब पूर्व पद क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पहले ही भाग में मैंने आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं, जिसका पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पद अर्थात शब्द को ही यहाँ पर पद कहा गया है। तो पहला शब्द होता है पूर्व पद, दूसरा पद होता है उत्तर पद। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, वो किसी संख्या को दर्शाता है, तो तब वहां पर द्विगु समास होता है। इस समास का समास विग्रह करते समय, अब ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि समास को हमें दो हिस्सों में पढ़ रहे हैं। पहला क्या है कि समास कैसे करना है, समास को पहचानना भी है, साथ ही साथ उसका समास विग्रह भी करना है। दोनों प्रकार की पद्धति हमें यहाँ पर करनी है, दोनों तरह के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो इस समास का विग्रह करते समय क्या करना पड़ेगा आपको? समूह या समाहार, समूह या समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग विग्रह करते समय आपको प्रयोग करना है। वो कैसे? देखो, जैसे शब्द है त्रिकोण, इसे कहेंगे हम समस्त पद। ये क्या है? सामासिक शब्द त्रिकोण। त्रिकोण में त्रि अर्थात तीन, तो आया नहीं यहाँ पर पहला शब्द त्रि अर्थात तीन, यानी कि संख्यावाचक विशेषण कोण, यानी कि दो शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है त्रि और दूसरा है कोण। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तीन कोणों का समाहार। हमें समूह या समाहार इन दोनों शब्दों में से कोई भी दो शब्दों में से आपको एक का प्रयोग करना है, ये याद रखना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चौराहा। चौराहा जिसमें दो शब्द हैं, चौ अर्थात चार और राह यानी कि रास्ते, यानी कि इसका विग्रह होगा चार राहों का समूह। समझ में आया कि द्विगु समास जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है और इस समास का विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसी समास के कुछ और उदाहरण। पहला उदाहरण है पंचतंत्र। तो नियम के अनुसार पहला शब्द है पंच अर्थात पांच, तो इसका विग्रह होगा पांच तंत्रों का समाहार। दूसरा चौमासा। चौ अर्थात चार, मास यानी महीने, चार मासों का समूह। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया चौमासा अर्थात चार महीने, तो आप उधर चार महीनों का समूह लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और आप जैसे के वैसे चार मासों का समूह इसी तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी गलत नहीं होगा। अगला शब्द है त्रिफला। त्रि अर्थात तीन, तीन फलों का समाहार। त्रिफला चूर्ण, आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग होंगे तो वो लेते होंगे त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला अर्थात तीन फलों का समाहार। अगला है सप्ताह। सप्त अर्थात सात, तो सात दिनों का समूह। जब 7 दिन होते हैं तो हम क्या कहते हैं? सप्ताह। नवग्रह। नव अर्थात 9, नवग्रहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। तिरंगा शब्द तो आपको पता है, तीन रंग होते हैं उसमें, केशरी, सफेद और हरा। इन तीन रंगों
विग्रह क्या होगा? 3 रंगों का समाहार। अगला शब्द है दोपहर। दोपहर अर्थात 2 प्रहरों का समाहार। जब 2 प्रहर यानी समय सुबह से लेके दोपहर तक, तो क्या होता है? 2 प्रहरों का समाहार। तीसरा शब्द, अगला शब्द है शताब्दी अर्थात शत अर्थात 100, अब्द अर्थात साल। तो 100 सालों का समूह लिखेंगे तब भी चलेगा, और शत अब्दों का समूह ऐसा लिखेंगे तब भी आपकी बात गलत नहीं होगी। और अगला शब्द है पंजाब। पंच अर्थात 5, आबों का समूह, आब अर्थात नदियाँ, जहाँ 5 नदियों का समूह है, समाहार है, जहाँ 5 नदियाँ आकर मिलती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पंजाब। तो ये हो गए द्विगुण समास के उदाहरण। इसके साथ साथ आपके व्याकरण पुस्तिका में आए अन्य उदाहरणों को भी आपको देखना है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके पहले हमने देखा कि कहीं पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद दोनों भी समान हैं। इस समास में समास विग्रह करते समय, ये तो हो गई समास की बात, अब विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच आपको और याद रखना है, और या जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, और या जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। हालांकि बहुत अधिक उदाहरणों में और इसी शब्द का प्रयोग मिलता है, या इस शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। और समास करते समय इन शब्दों को निकाल कर, अब आपको अगर आपने और लगा दिया तो आपको इसका फिर समास का पद बनाते समय और इसको निकाल कर आपको उसकी जगह कौन से चिन्ह का? योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। योजक चिन्ह आपने विराम चिन्ह के पाठ में पिछले वर्ष आपने पढ़ा कि योजक चिन्ह अर्थात हाइफन, इस चिन्ह का प्रयोग इन दोनों शब्दों के बीच आपको करना है। जैसे माता और पिता, ये द्वंद्व समास का विग्रह है। ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे हम? समास विग्रह। और माता, फिर बीच में योजक चिन्ह, फिर पिता, ये क्या बनेगा? समस्त पद अर्थात समास। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला है दिन रात, दिन और रात। दूसरा है अमीर गरीब, अमीर और गरीब। लाभ हानि, लाभ या हानि, बोलते हैं ना क्या हुआ? लाभ हुई या हानि? लाभ या हानि, अमीर और गरीब। यश अपयश, तो यश और अपयश। जन्म मरण, जन्म और मरण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गुण दोष, गुण और दोष। तो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको कि दोनों शब्दों का विग्रह करते समय जब और इस तरह का बीच में ये शब्द आते हैं तो यहाँ समझना है कि यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में जब और आता है तो वो द्वंद्व समास है, और उसका समस्त पद बनाते समय आपको और को हटाकर बीच में योजक चिन्ह देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे का हमारा प्रकार है समास का बहुव्रीहि समास। अब जितने अब तक के हमने समास पढ़े हैं उससे थोड़ा अलग और कुछ विशेष इस तरह का यह समास का प्रकार है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि ना पहला महत्वपूर्ण है ना दूसरा, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति, तीसरी वस्तु या तीसरी बात की ओर संकेत करते हैं, तब वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक शब्द लिया एक दंत। अब एक दंत कहते हैं तो हमें उसका मतलब क्या पता चलता है? एक दंत यानी कि शब्दशः अर्थ एक दांत वाला है, जो उसे हम एक दंत कहेंगे। परंतु ये नाम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, गणेश, भगवान
गणेश के लिए, गणपति भगवान के लिए हम एक दंत इस नाम का प्रयोग करते हैं। मतलब एक दंत समस्त पद है, विग्रह क्या हुआ, एक दांत वाला है जो। जब जो, जिसका, ये शब्द जहाँ आते हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, तीसरे बात की ओर संकेत करते हैं, और वो इसीलिए ये समास क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिए यहाँ एक पहला पद है और दंत दूसरा पद, लेकिन दोनों भी गौण यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तीसरा पद महत्वपूर्ण है, अर्थात जिस नाम का संकेत मिल रहा है वह महत्वपूर्ण है, जो कि गणेश। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, समस्त पद है नीलकंठ, तो नीलकंठ का समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। अब देखिए कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास जो हमने इसके पूर्व के भाग में पढ़ा था, ये इसके उदाहरण कुछ उदाहरण बहुत समान हैं। कैसे समान है कि जब जैसे हम पीताम्बर या नीलकंठ जैसे शब्दों का उदाहरण लेते हैं तो हमें जब समासार्थिक शब्द होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसका विग्रह हम नीला है कंठ जिसका करें या नीला है कंठ इस तरह से करें, कर्मधारय समास का उदाहरण के रूप में करें नीला है जो कंठ। तो क्या होगा जब हम कहते हैं नीला है जो कंठ, तो वहां हो जाता है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात कही जा रही है। कंठ है परंतु उसकी विशेष बात क्या, नीला। परंतु फिर अंतर क्या है, तो यहाँ पर जिसका है जो, इस तरह के शब्द जहाँ पर आ रहे हैं यानी कि वह तीसरी बात की ओर, तीसरे संकेत, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कर्मधारय नहीं बहुव्रीहि समास है। तो नीला है कंठ जिसका, तो किस उसे हम कहते हैं नीलकंठ, और नीलकंठ ये नाम किसका है, भगवान शिव का है। तो ये आपको समझना है। चलिए देखते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण। पीताम्बर, अभी हमने देखा कि पीताम्बर ये शब्द का प्रयोग हमने कर्मधारय समास में भी देखा था और यहाँ पर भी है। फर्क क्या है कि अब इसका विग्रह क्या होगा, पीला है अंबर जिसका। हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, और कौन है वो, भगवान कृष्ण जो हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। दूसरा है गजानन, गज जैसा आनन, आनन यानी चेहरा, मुख, और गज यानी हाथी, हाथी जैसा मुख है जिसका, अर्थात गणेश। तो आपको ये थर्ड पर्सन जो तीसरा संकेत है उसका नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये नाम का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, इस शब्द से वो तीसरा संकेत, वो तीसरा पद कौन सा है, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। चतुर्भुज, भुज अर्थात भुजा, चतुर अर्थात चार, चार है भुजाएं जिसकी, जिसके चार हाथ है, जिसकी चार भुजाएं हैं, तो अर्थात भगवान विष्णु। त्रिलोचन, त्रि अर्थात तीन, और लोचन अर्थात आंखें, तो तीन है आंखें जिसकी, और हम सभी जानते हैं कि तीन आंखें किसकी होती हैं, भगवान शिव की तीन आंखें हैं। दशानन, दश यानी कि 10, आनन अर्थात मुख, 10 है आनन जिसके, 10 मुख वाला कौन है, रावण। तो यहाँ पर उदाहरण में फिर जिसका, उसके आगे हमें क्या लिखना है, रावण। तपोधन, अब यहाँ पर थोड़ा अलग तरह का उदाहरण है। तपोधन, तप और धन, ये यानी कि तप ही धन है जिसका, जिसकी संपत्ति, जिसका सब कुछ उसका तपोबल है, तप ही है। तो ऐसा कौन, तो ऋषि, क्योंकि ऋषियों के लिए उनका तप ही उनका सब कुछ होता है, इसलिए इसका तीसरा संकेत क्या होगा, फिर वो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऋषियों की बात कर रहे हैं। निशाचर, निशा अर्थात रात्रि और चर अर्थात घूमना फिरना, तो इसका विग्रह होगा निशा में विचरण करने वाला, और रात में कौन कौन घूमते हैं, चोर होते हैं जो रात में घूमते हैं, परंतु यहाँ पर राक्षस के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो निशाचर अर्थात राक्षस, ये तीसरा संकेत हमको यहाँ पर मिलता है। अगला उदाहरण है चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पानी, पानी अर्थात हाथ। देखिए पानी की मात्रा यहाँ पर रस्व है, तो पानी अर्थात हाथ के लिए कहा गया है
फिर से एक बार देखेंगे जरूर। अगला देखते हैं समास का प्रकार। अगला और अंतिम समास का प्रकार है अव्ययी भाव समास, जिसकी परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्ययी भी होता है। अव्यय हमने पढ़े हैं पिछले कई 8वीं कक्षा में हमने अव्यय पढ़ा है। तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और वो एक अव्यय होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में दोनों पद मिलकर बनने वाला शब्द भी अव्यय की भांति प्रयोग होता है। तो अव्यय इसको फिर एक बार हम दोहराते हैं कि अव्यय अर्थात वे अविकारी शब्द जो जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अपने मूल रूप में मौजूद रहते हैं, बने रहते हैं। जैसे यहाँ अगर कोई लड़की कह रही है कि मैं यहाँ से आई हूँ या मैं वहाँ जा रही हूँ, देखिए, और कोई लड़का कहता है कि मैं यहाँ से आया हूँ और वहाँ जा रहा हूँ। इसमें जा रहा हूँ, जा रही हूँ ये बदल रहे हैं क्योंकि लिंग बदल रहा है, ठीक है। परंतु जो नहीं बदल रहा है लिंग के अनुसार वो यहाँ और वहाँ ये शब्द है, इसलिए ये दोनों क्या हुए, अव्यय हुए। इसी प्रकार जो लिंग और वचन या कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और जो प्रमुख होता है, और जब इसका समस्त पद बनता है तब भी वह एक अव्यय की भांति कार्य करता है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। इसके उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, प्रति ये भी एक अव्यय है तो उसका शब्द बना प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। यहाँ प्रति भी अव्यय है और प्रतिदिन, वह प्रतिदिन मेरे घर पढ़ाई के लिए आती थी। अगर कोई लड़का कह रहा है वह प्रतिदिन मेरे घर पढ़ाई के लिए आता था, मतलब प्रति ये भी हमेशा, प्रति यानी हमेशा। तो यहाँ पर प्रति शब्द भी अव्यय है और जब इन दोनों को मिलाकर, प्रति और दिन को मिलाकर बनने वाला शब्द प्रतिदिन भी क्या हुआ, एक अव्यय है। तो ये अव्यय भाव को पहचानने की एक छोटी सी पद्धति है कि अव्ययी भाव समास में पहला शब्द प्रमुख होता है, पहला पद प्रमुख होता है और वह एक अव्यय होता है। यहाँ हमारे समास के 6 के 6 प्रकार और उसके उप प्रकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ समास के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके लिए दिए हैं। आशा करती हूँ कि वो सारे उदाहरण आप अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से हल करेंगे और इसकी सहायता के लिए आपको क्या करना है, अपनी व्याकरण पुस्तिका का भी यहाँ पर मदद लेनी है। देखते हैं वो उदाहरण कौन से हैं। पहले तो अव्ययी भाव के उदाहरण देखेंगे। आजन्म अर्थात जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब हमेशा की तरह इसका विग्रह करने की पद्धति भी अलग है। यहाँ पर ये आपको बात ध्यान में रखनी है और बड़े ही गौर से इन सारी बातों को देखना है। रातों रात, जैसे बोलते हैं ना हम कि वह इतनी बारिश में रातों रात अपने घर तक पहुंचा। हम देख रहे हैं चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग कहीं दूर दूर प्रांतों में बसे हैं, वो रातों रात यानी कि रात में, मतलब रात ही रात में अपने घर तक पहुंच रहे हैं, यानी कि दिन रात की यात्रा कर रहे हैं। तो रातों रात अर्थात रात ही रात में, एक ही रात में जब वो कोई पहुंचता है तो उसे कहते हैं रातों रात। हर घड़ी यानी कि हर क्षण या हर घड़ी। प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के सामने, वह प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ा था यानी कि मेरे आंखों के सामने था। बेकार अर्थात बिना काम के। दूसरा भरपेट अर्थात उसका विग्रह होगा पेट भर के। आजीवन जीवन भर, वह आजीवन उसने क्या किया है, सत्याग्रह किया है, यानी कि जीवन भर वह सत्याग्रह कर रहे थे। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण जो आपको हल करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, बड़े गौर से देखिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये उदाहरण आपको मिलेंगे। यहाँ पर राह खर्च यानी कि मैंने यहाँ समस्त पद दिए हैं,
जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर से 1 से लेके यहाँ पर 46 तक आपको ये सारे समस्त पद दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये किस समास का उदाहरण है, किस प्रकार के अंतर्गत आता है, ये भी यहाँ पर दिया है आपकी जानकारी के लिए। जैसे राह खर्च, ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका विग्रह आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका विग्रह करना है। आपको परीक्षा में जब प्रश्न आता है कि दिए गए समस्त पद का समास विग्रह करके उसका प्रकार भी बताइए, तो आपको प्रकार भी पहचानना बहुत जरूरी है। तो राह खर्च का क्या होगा, राह के लिए खर्च, तो इसका विग्रह होगा। तो ये सारे उदाहरण आपको क्या करने हैं, इसका समास विग्रह करना है। और आपकी पहचान के लिए सामने मैंने उसके प्रकार को बताया है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। इसमें सारे आए हैं, अव्यय भाव के उदाहरण आए हैं, बहुव्रीहि के आए हैं, द्विगु समास के आए हैं। तो आपको ये सारे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के भी उदाहरण आए हैं। एक और वर्कशीट देखते हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दिया गया है विग्रह। यहाँ ध्यान से देखिए, कर्म की भूमि, ये क्या हो गया, विग्रह। और उसके आगे मैंने उसके समास का प्रकार भी बताया है, संबंध तत्पुरुष समास। अब आपको करना क्या है, ये दूसरे वर्कशीट में केवल इनका समस्त पद करना है। जैसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे प्रश्न, जैसे कृपा का पात्र इज इक्वल टू कृपा पात्र, सामने आएगा संबंध तत्पुरुष समास। इस तरीके से ये सारे उदाहरणों का समास विग्रह का आपको समस्त पद बनाना है। और दूसरा, यहाँ पर भी समास विग्रह दिया है। इन विग्रह के आगे मैंने इस समास का प्रकार बता दिया है, बस आपको इसका समासिक शब्द अर्थात समस्त पद बनाना है। इसमें से जो भी आप अपनी तरफ से हल कर सकते हैं पूरे हल करेंगे। जहां भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे इसके बारे में बता देंगे कि हाँ हमें ये शब्द हमें समझ में नहीं आया, तो उसके जवाब मैं आपको दे दूंगी। परंतु सबसे पहले इसको देखने के साथ साथ अपने व्याकरण पुस्तिका का आधार भी आपको लेना है। तो आज के पाठ में हमारा समास यह भाग समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम फिर एक व्याकरण पाठ के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।